नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, किसी प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक प्रोसेस आईडी हो गई, ठीक है, प्रोसेस नेम हो गया, और कौन कौन सी फाइल ओपन की है, कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसके साथ, तो ये सब होते हैं प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स। तो चलिए बात करते हैं आखिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती क्या है। सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक जैसे मैं बताता हूँ, ये मेरे पास दो प्रोसेस हैं। कोई प्रोसेस है मेरे पास P1 P2, मेरे पास दो प्रोसेस हैं, ठीक है। अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स सेव करूँगा और इसके एट्रीब्यूट्स लोड करूँगा, तो उसी को हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आइए देखते हैं। जैसे मेरा P1 अभी रन कर रहा है, ठीक है, P1 अभी मेरा रन कर रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सही से डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे पास दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। तो अभी जो मेरा है वो रन कर रहा है P1 रन कर रहा है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, P1 के एट्रीब्यूट्स को सेव कर लूँगा, इसको क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। P1 अभी मेरा रन कर रहा है और मुझे दूसरा प्रोसेस रन करवाना है CPU के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, P1 के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको सेव कर लूँगा और मैं दूसरा अपना जो P2 प्रोसेस है उसके एट्रीब्यूट्स को क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट को लोड कर दूंगा। जो ये टाइम है आपका, ये टाइम है, ये क्या होता है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्या होता है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ठीक है। मतलब जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है, देन जो उस प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ये P1 था, अभी P1 रन कर रहा था आपका, तो P1 रन कर रहा था तो कहाँ था वो आपका, P1 की बात करें तो रन कर रहा था तो कहाँ था वो आपका, रन स्टेट पे था, ठीक है। जब उसके एट्रीब्यूट्स को सेव करके उसको हम वापस रेडी स्टेट पे भेज देंगे। ऐसी P2 की बात करूँ, P2 अभी आपका कहाँ था, वो था आपका रेडी स्टेट पे। अब उसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, उसको रन करवाना है, तो हम उसको रन स्टेट पे भेज देंगे। तो मेन कहने का मतलब ये है, जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो जो आपके कॉन्टेक्स्ट हैं, एक प्रोसेस के एट्रीब्यूट हैं पिछले वाले के जो रन हो रहे हैं वो सेव हो जाएंगे और जो दूसरे प्रोसेस के हैं वो लोड हो जाएंगे। इतना समझ आया? P1 के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या होंगे, सेव होंगे, एंड P2 के जो कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके लोड होंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती क्या है, ठीक है। सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो P1 का समझ आया। P1 पहले कहाँ था, रन स्टेट पे था, क्योंकि वो रन कर रहा था, मेन मेमोरी में रन कर रहा था। अब हम उसके एट्रीब्यूट्स को सेव करके उसको वापस रेडी स्टेट पे भेज देंगे और हमें P2 प्रोसेस डालना है। जो P2 प्रोसेस है वो हमें डालना है। तो वो कहाँ था पहले, P2 प्रोसेस था रेडी स्टेट पे पहले। अब हमें उसको रन करवाना है तो रन स्टेट पे भेज देंगे। या आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम से समझ सकते हैं, अगर प्रोसेस स्टेट डायग्राम की वीडियो आपने देखी है तो। होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है, each and every time when process is moving from one state to another the context of the process will change। क्लियर है कि जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेट से, ये जैसे रन स्टेट से रेडी स्टेट पे मूव कर रहा है, कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था, P1 था, P1 सबसे पहले रन स्टेट से रेडी स्टेट पे मूव कर रहा था, ठीक है। ये उल्टा डायग्राम है, ठीक है,
रन एग्जैक्टली इधर होता है, आपको आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। जैसे जैसे P1 की बात करें तो वो रन स्टेट से रेडी स्टेट पे मूव कर रहा था P1 आपका, उस वाले केस में, ये वाले केस में। तो क्या होगा, P1 के कंटेक्स्ट भी चेंज होंगे, ठीक है। P1 यहाँ पे जो आपका अब कौन सा आएगा रन स्टेट पे, P2 आएगा। तो पहले यहाँ पे कौन से कंटेक्स्ट सेव थे, कौन से एट्रीब्यूट सेव थे, पहले यहाँ पे P1 के थे ना, रन पे P1 के थे। अब वो हटकर कौन से हो जाएंगे आपके, P2 के हो जाएंगे, ठीक है, चेंज हो जाएंगे P2 के जब P2 रन होगा। तो यही इसके कहने का मतलब है कि हर टाइम जब भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव होगा, ठीक है, तो जो कंटेक्स्ट है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट है, वो भी चेंज होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिमम 2 प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर कंटेक्स्ट स्विचिंग। हमें पता है 2 प्रोसेस चाहिए होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ साथ आप कंटेक्स्ट स्विचिंग थोड़ी कर सकते हैं। मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही ना। जैसे P1 P2 है, अब एक ही ले रहे हैं आप, अगर P1 ले रहे हैं तो उसी को बार बार लोड थोड़ी करेंगे, वो तो चल रहा है बार बार। यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आता है, राउंड रॉबिन का। अगर आपने राउंड रॉबिन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, राउंड रॉबिन में आप एक प्रोसेस में ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। जैसे आपका प्रोसेस P1 है, प्रोसेस, तो वही एग्जीक्यूट होगा कुछ कुछ टाइम क्वांटम के बाद। जैसे हाँ, कुछ कुछ टाइम क्वांटम के बाद वो वही एग्जीक्यूट होगा बार बार प्रोसेस। आगे आप राउंड रॉबिन में मैं आपको ये सही से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन राउंड रॉबिन एक एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। इसमें एक ही प्रोसेस बार बार कुछ टाइम क्वांटम के लिए लोड होता है। जैसे 2 टाइम क्वांटम के लिए लोड हुआ, ठीक है, फिर CPU आइडल बैठा, फिर 2 टाइम क्वांटम के लिए लोड हुआ, फिर 2 टाइम क्वांटम के लिए लोड हुआ, एक प्रोसेस अगर है तो, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए आप कि मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। एक्सेप्शन जो केस आता है हमारा वो राउंड रॉबिन में आता है, ठीक है, एक्सेप्ट इसके राउंड रॉबिन के। अगला बात करते हैं अगले पॉइंट का। द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग will also take time, so if the context of the process is more then the switching time will also increase। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा कॉन्टेक्स्ट को सेव करने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम लेगा आपका, ठीक है। जितना बड़ा आपका प्रोसेस का एट्रीब्यूट होगा, मान लीजिए P1 के प्रोसेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट पड़े हैं, P2 में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट पड़े हैं, ठीक है, 10 एट्रीब्यूट इसमें पड़े हैं, 10 एट्रीब्यूट इसमें पड़े हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा। इतने, ये देखिए, जैसे यहाँ पे इसमें 10 एट्रीब्यूट पड़े हैं P1 में, ठीक है, इसमें भी 10 एट्रीब्यूट पड़े हैं P2 में। तो सेव होने में, ये 10 एट्रीब्यूट सेव होने में ज़्यादा टाइम लेंगे। फिर ये इतना मान लीजिए इसने टाइम लिया 10 एट्रीब्यूट सेव होने में, और इतना इसने टाइम लिया इसके बाद का इसने 10 एट्रीब्यूट लोड होने में P2 के। तो जितने ज़्यादा आपके प्रोसेस के एट्रीब्यूट होंगे उतना ज़्यादा ही स्विचिंग टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको? चलिए अगला बात करते हैं, जो कि अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। अगला बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम is considered as overhead of the system because more context switching time more process idle। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर जितना ज़्यादा आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम लग रहा है, जैसे P1 है और ये P2 है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है, तो इस टाइम क्या होगा, आपका जो प्रोसेसर है सॉरी, ठीक है, जो प्रोसेसर है वो आइडल रहेगा, खाली बैठा रहेगा, क्योंकि ये तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है। तो इतने टाइम जो आपका प्रोसेसर है वो खाली बैठा रहेगा, कोई काम नहीं होगा। तो ये आइडलनेस इंक्रीज़ करता है प्रोसेसर की CPU की, ठीक है। तो ये एक ओवरहेड है सिस्टम पे, क्योंकि खाली बैठा रहेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है। इतना समझ आया? तो एक टर्म देखते हैं हम डिस्पैचर क्या होता है बेसिकली।
ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। ठीक है, ये वही काम करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम करता है। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, डिस्पैचर के द्वारा। ये क्या करता है, सेव कर, जो मैंने बताया था आपको, ऊपर भी बताया था, ये P1 है, ठीक है, ये P2 है। ये डिस्पैचर क्या करता है, ये डिस्पैचर ही इसको सेव करेगा, इसके जो कंटेक्स्ट है, एट्रीब्यूट है, उसको सेव करेगा, और जो P2 के एट्रीब्यूट हैं उसको लोड करेगा। ठीक है, ये डिस्पैचर का काम होता है। ये किसका काम होता है, डिस्पैचर का, कि उसके जो सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है बेसिकली डन बाय डिस्पैचर, वो डिस्पैचर का ही काम है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।